Hello guys, so recording the next problem, which is problem number 15, which is the miscellaneous example number 18 from your NCERT textbook of exercise of chapter number 1. तो ये सवाल कहता है कि if R1 and R2 are equivalence relation in the set A, show that R1 this R2 is also an equivalence relation. ठीक है, तो सेट्स में दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है. एक होता है R1 यूनियन ऑफ R2 और R1 इंटरसेप्ट ऑफ R2. जैसे मान लो दो सेट है, सेट को इस तरीके से लिख लेते हैं, छोड़ दीजिए, A और B लिख लेते हैं और A और B लिख लेते हैं. ठीक है, मान लो एक सेट ऐसा है और दूसरा सेट ऐसा है, एक A सेट है और दूसरा B सेट है. तो जो कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है ना इसमें, द कॉमन थिंग, दिस इज़ नोन एज कॉमन इंटरसेप्ट. एंड यूनियन मतलब जो सब का सब मिक्सचर, दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो यूनियन मतलब दिस कलर, दिस वन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन एंड दिस कॉमन पोर्शन. ठीक है ना. और फॉर्मूला पता ही था कि ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता था, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए इंटरसेप्ट ऑफ बी. ये तो पता ही होगा. ठीक है ना, उस तरीके से. तो ये चीज़ जान लिया. इंटरसेप्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉमन. कॉमन. ठीक है, तो ये तो तुम्हारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया. अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो, इन दोनों रिलेशंस में कॉमन भी होना चाहिए. अगर तो R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इन दोनों का जो कॉमन है एलिमेंट्स R1 और R2 के, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन में काउंट होंगे. तो वो तो हो गई. फॉर एग्जांपल जस्ट कंसिडर कि अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A में, तो A, तो होगा ही, R1 में भी होगा और R2 में भी होगा. ठीक है, R1 और R2 इधर मैं लिख लेता हूँ. R1 के कंपोनेंट्स और R2 के कंपोनेंट्स में A, तो होगा ही. इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही. ठीक है, R1 में भी A, B और B, A होगा क्योंकि सिमेट्रिक रहना है. उसी तरीके से R2 में भी A, B और B, A होना ही है क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही. ठीक है भाई, और सिमेट्रिक भी है. ठीक है, चलिए. अब क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में ट्रांजिटिव वाला भी नेचर होता है, ट्रांजिटिव वाला भी नेचर होता है, तो R1 में भी A, B, B, C और A, C होगा. उसी तरीके से R2 में भी A, B, B, C और A, C होगा. राइट राइट राइट. ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया. इसके अलावा R1 में और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं इस इक्विवेलेंट रिलेशन R1 में, और R2 में और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं इस इक्विवेलेंट रिलेशन. लेकिन बेयर मिनिमम में, क्योंकि बेयर मिनिमम एज पर डेफिनेशन ये R1 R2 दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो बेयर मिनिमम में ये एलिमेंट्स तो R1 में भी होंगे और ये एलिमेंट्स तो R2 में भी होंगे. मतलब बेयर मिनिमम में ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स कॉमन रहना चाहिए. ये दोनों तो इसमें कॉमन रहेंगे ही, तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई होगा ना. इसका मतलब R1 और R2 का जो बेयर मिनिमम लेवल पर जो मैं इंटरसेप्ट लूँगा, जो कॉमन एलिमेंट्स लूँगा, उसमें क्या क्या कॉमन रहेगा, ये एलिमेंट इसमें से, ठीक है, ये एलिमेंट इसमें से और ये वाला एलिमेंट इसमें से. ये दोनों, ये एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे R1 और R2 में. तो कॉमन एलिमेंट्स में क्या क्या आ गया, A, B, B, A. ठीक है, फिर B, C और A, C. तो ये एलिमेंट्स तो हमेशा ही रहेंगे, और ये एलिमेंट्स ही अगर जो R1 और R2 को मैं देखूं, इन सबको एनालाइज करूं, तो ये अपने आप में ही एक इक्विवेलेंट रिलेशन है. दिस एलिमेंट, this relation which is the common of R1 and R2, this is an equivalence relation in itself. How? A, reflexive, A, B, A symmetric, A, B, B, C and A, C ट्रांजिटिव. तो R1 और R2 का जो कॉमन है वो भी एक इक्विवेलेंट रिलेशन में क्लासीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपके एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो गया. अभी आपको बोर्ड्स में कैसे लिखना है, जो NCERT के सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्व एग्जाम्पल का, वैसे ही लिखना है. उन्होंने कैसे लिखा है देखिए. पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट वाइज अगर देखें तो पॉइंट नंबर 1 कहता है, सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस मीन्स A, A belongs to R1 and A, A belongs to R2,
सिंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया भाई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेप्ट ऑफ R2, ठीक है। सिंस R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख देंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 से शुरू करते हैं। फर्दर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 and a comma b belongs to and b comma a also belongs to R1 since R1 is symmetric. Similarly आप ऐसा लिखेंगे, similarly a comma b belongs to R2 and b comma a also belongs to R2 since R2 is also symmetric, ठीक है। Therefore a comma b and b comma a belongs to R1 intercept of R2. This means that R1 intercept of R2 is also symmetric, ठीक है। आप इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैसे लिखेंगे मैं इसको थोड़ा सा मतलब और अच्छे से बता देता हूँ। फिर ट्रांजिटिव के लिए मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि लिखना कैसे एग्ज़ाम में। ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे लिखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे लिखेंगे, सिंस R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन therefore R1 is also transitive, ठीक है। therefore a comma b, b comma c and a comma c belongs to R1. Similarly since R2, इसको कॉपी कर लेंगे, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे। R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। देयरफॉर A comma B, A comma B comma A comma B, B comma C and A comma C also belong to R2. फिर आप लिखेंगे from 1 and 2, from 1 and 2 A comma B, B comma C, A comma C belongs to R1 intercept of R2, ठीक है। therefore R1 intercept of R2 is also transitive, ऐसे लिख लेंगे, दैट्स इट। तो ये तरीका आपका ट्रांजिटिव लिखने का है। उसी तरीके से आप सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के लिए भी लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन रहेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, सिंपल इसको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं, विच विल फेच यू फुल मार्क्स, ठीक है।